देखिए चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स का ही दूसरा नाम है प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। अब ये प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव होते क्या हैं? तो हम पहले डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं, डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं। तो डेरिवेटिव से ही समझ लीजिए कि जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। मान लीजिए हमने डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया तो वो क्या आया? कॉस एक्स। तो अब हम ये बोलेंगे कि जो कॉस एक्स है उसका प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कौन होगा? साइन एक्स। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स। यानी वो टर्म जो किसी गिवन फंक्शन का कौन है? डेरिवेटिव। जैसे कॉस किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का। तो वो टर्म जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है उनको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। अगर यहाँ पर एक फंक्शन है एफ डैश एक्स, तो वो एफ डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है? एफ एक्स का। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो ये एफ डैश एक्स को हम क्या बोलेंगे? कि ये एंटी डेरिवेटिव है किसका? एफ एक्स का। ठीक है, तो प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल एक ही बात है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एफ एक्स का डेरिवेटिव करके कौन आया? एफ डैश एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, और एफ डैश एक्स का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कौन है? एफ एक्स। यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, डेरिवेटिव मैं लिख के बताता हूँ, डेरिवेटिव of sin x is cos x, और प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x is sin x। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन डेरिवेटिव है तो ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव है? साइन का। तो वो साइन एक्स क्या हो गया? इसका प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव, और एक नाम है इसका, और क्या है? इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन की नीड क्या है? ये तो मैंने इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव बताया। अब इसकी नीड क्या है? देखिए, डेरिवेटिव को क्यों निकाला जाता है? ऐसे कर्व जिनकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी हो, जिनके टेंजेंट की पोजीशन को डिफाइन करना हो, उनकी स्लोप को निकालना हो, उसके लिए डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव से ही कौन बन गए? एंटी डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पर ये एंटी डेरिवेटिव कॉस एक्स का कौन बन गया? साइन एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव निकाल के हम फंक्शन को पता कर सकते हैं। मेरी बात को समझो, ये फंक्शन का कौन है? डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव का, इस एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव कौन है? एफ एक्स। तो अगर आपको डेरिवेटिव से कभी फंक्शन निकालना है तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं? एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ना, डिस्टेंस एस से डिनोट करते हैं अगर न्यूटन्स लॉ में, तो वहां पर उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ds अपॉन dt से क्या आ जाती है? उसकी वेलोसिटी। क्या आपने कभी ये चीज सुनी है? s का डेरिवेटिव ds अपॉन dt v होता है। तो अगर हमको कभी, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं मैं, कि s अगर डिस्टेंस है तो इसका डेरिवेटिव ds अपॉन dt इक्वल टू v हो जाता है, और ये v क्या है? इसकी वेलोसिटी। तो अगर हमको कभी डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालना है तो डेरिवेटिव कर दो, और अगर कभी वेलोसिटी दे दें और वो कहें कि उसकी पोजीशन बताओ पार्टिकल की,
तो हम वेलोसिटी को फिर क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ v इज क्या होगा, s। अगर s का डेरिवेटिव v है तो v का एंटी डेरिवेटिव कौन हो गया, s हो गया ना। ये dy dt s में लगाए। तो अगर आपको कभी वेलोसिटी देते हैं तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से दोनों एक चीज से दूसरी चीज निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज होता है। आपने बहुत सारे डेरिवेटिव अगर आपके टीचर ने कराए हो तो कुछ डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन का यूज करके बड़े आराम से हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है, बहुत सारे लेंथी सॉल्यूशंस को क्या कर देता है, छोटा। वही डेरिवेटिव जो विदाउट इंटीग्रल है बहुत लॉन्ग होता है, लेकिन आप इंटीग्रेशन से उसको बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरी बात है कि जब हमको कोई अनइवन बाउंडेड कर्व देते हैं, कुछ फिगर्स, अनइवन बाउंडेड फिगर्स का मतलब है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल वगैरह तो सिंपल है। अगर आपको कोई ऐसा कर्व दे दें जिसका शेप प्रॉपर नहीं है, और अगर इस कर्व का, सॉरी ज्यादा बाउंडेड नहीं है, अगर आपको कोई इस टाइप का कैसा भी कर्व दे दें, इसको एक इंटरसेक्ट करते हुए कर्व दे दें, और इन दोनों कर्व का हमको अगर ये एरिया निकालना है दोनों के इंटरसेक्शन से, तो इस एरिया को भी हम किससे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। इस एरिया को कैसे निकालेंगे वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंटीग्रेशन का बहुत जगह पे यूज है, फिजिक्स में काफ़ी जगह है, एग्जाम्पल से मैंने तुमको बता दिया। एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव मैंने समझा दिया कि जब किसी टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उस डेरिवेटिव से जो वो टर्म मिलती है उसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। फंक्शन का, यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव कौन है, एफ एक्स। ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से पहले इंटीग्रेशन को समझिए, फिर इंडेफिनिट को समझिए। इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कौन है, एफ डैश एक्स। तो अब हमने ये एक सिंबल यूज किया है, ये किसका सिंबल है, इंटीग्रल का। इंटीग्रल का सिंबल है और ये इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, एफ एक्स का। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स को कैसे समझेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे समझाता हूँ जो वो चीज लिखी हुई है। जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी क्या होगा, एफ प्लस सी। एक कांस्टेंट भी इसमें ऐड किया जाएगा, इसको अभी बाद में बात करेंगे क्यों ऐड कर। यहां पर ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। जिस टर्म का इंटीग्रल हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। और dx क्या है, ये शो करता है कि वो विथ रेस्पेक्ट टू x है। और fx को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल और प्रिमिटिव और इसमें, और ये जो लिखा है थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, अपोजिट हो रहे हैं ना ये एक दूसरे के। यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश, यहाँ पे एफ डैश एक्स की जगह क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, एफ डैश एक्स नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एफ डैश एक्स। फंक्शन एफ एक्स ही तो होता है प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव।
क्योंकि एफ एक्स का डेरिवेटिव कौन आया, तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, डेरिवेटिव, और एफ एक्स क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। तो अभी ये जो चीज मैंने बताई है ये समझ में आई। अगर डी वाई डी एक्स एफ एक्स का एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा, इंटीग्रल के साथ कौन चलेगा, डी एक्स, डी एक्स क्या बताएगा कि ये एक्स के रेस्पेक्ट में है, अगर डी वाई होता है तो वाई के रेस्पेक्ट में, ये क्या है, इंटीग्रल का साइन। और हर एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों ऐड करेंगे ये मैं अभी अगली डेफिनेशन में बताऊंगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन तो मैंने बता दिया कल का, एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। जैसे ये फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स आ रहा है, तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रल। यानी कि जो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करके आ रहा है वो एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स के लिए वो फंक्शन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रल। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कल थोड़ा सा एक ये समझाया गया था यहाँ पर, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, definition of integration, integration of f dash x dx is f x plus c। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन है, जिस टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। अगर ये x का फंक्शन है तो यहाँ पर dx आएगा, अगर ये y का फंक्शन है तो यहाँ पर dy आएगा। dx या dy ये बताते हैं कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पे dx लगा है तो ये इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करके क्या आ रहा है, fx, तो इस fx को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। अब बात हो रही थी यहाँ पे ये c जो आया हुआ है ये क्यों आया है, c नहीं भी ले सकते थे, तो इसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जैसे कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, या फिर x प्लस 1, या फिर x माइनस 2, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, वो इसके लिए क्या आएगा 1, इसके लिए भी क्या आएगा, इसके लिए भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के हिसाब से 1 का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, x और x प्लस 1, और अगर इन सब का डिफरेंशिएशन 1 है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है, रेसिप्रोकल प्रोसेस। तो इस रूल के हिसाब से अगर रेसिप्रोकल प्रोसेस है तो 1 का इंटीग्रल x भी होना चाहिए, x प्लस 1 भी होना चाहिए, और x माइनस 2, या मैं यहाँ पे जो भी लिखूं इन्फिनिटी तक, वो सब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये तो गड़बड़ मामला हो गया कि 1 का एक फिक्स इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा, x भी हो रहा है, x प्लस 100 भी हो सकता है, x माइनस 200 भी हो सकता है। तो ये क्या है, इनडेफिनिट हो गया, ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो डिफाइन नहीं हो पा रहा तो हमने इन सब का आउटपुट क्या निकाला कि इस सब को एक ही कांस्टेंट c लिख देंगे, और कांस्टेंट c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो x आ जाएगा, 1 हो जाएगी तो x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगी तो x माइनस 2 आ जाएगा। अब c की वैल्यू क्या रहेगी ये आगे की कंडीशन पर डिपेंड किया करेगा। ये जब आगे कर्व की इक्वेशन बना करेंगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, चैप्टर 9 जब पढ़ाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कर्व की इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब वो ये कहते हैं, मान लीजिए y इक्वल टू, यहाँ पे y का इंटीग्रल हुआ है ना, यहाँ पे 1 dx भी लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ
एक्स का या 1 का ही लिख लें, तो 1 का हो गया। अब ये फंक्शन हमने y से डिनोट किया, तो जब ये y में टर्म सॉल्व होगी ना 1 dy आएगा, जब y के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे y आएगा। ऐसे क्वेश्चन में अब x आना है या x प्लस 1 आना है या x माइनस 2, ये डिपेंड करेगा c की वैल्यू पे। अब मैं आपसे बोल दूं कि ये कर्व 1,1 से पास हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 1,1 से पास हो रही है, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की 1 हो जाएगी, तो c क्या आ जाएगा 0। और c की वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होके क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 0 से y इक्वल टू, अभी इसी को मैं 2,1 से पास करा दूं तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, इधर 2 आ जाएगा। तो अब ये c की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये जो x प्लस सी किया है, तो ये c की वैल्यू आगे कंडीशन पर डिपेंड किया करेगी और उस कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाया करेगा। 1 होगा तो 1 आ जाया करेगा, √2 होगा तो √2, 0 होगा तो 0। इसलिए हम इंटीग्रेशन में क्या ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट c, क्योंकि इंटीग्रेशन ये वाले डेफिनेट नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट c ऐड हो रहा है और उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ये एक्सप्लेनेशन हो गई, समझ में आ गया ये, ठीक है। ये एक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बेसिक या स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन इनको बोल सकते हैं। और ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब डिफरेंशिएशन से बने हुए हैं। इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन है से आया हुआ है। मैं चेक करा देता हूँ। ये बताइए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो 0 का इंटीग्रल क्या हो गया, कांस्टेंट। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो इसका 1 प्लस 0 से क्या आ जाएगा 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या हुआ, अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x, अगर dx लगा है तो x, और 1 का साथ dy लगा हुआ है तो मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में 1 dy, तो क्या होगा y आएगा, ठीक है। ऐसे इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n आएगा, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो क्या होगा, अगर n की वैल्यू -1 होगी तो ये x की पावर -1, इसको फिर क्या लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो log x होता है जब n की वैल्यू -1 होगी। एक तरीके से और समझिए, अगर यहाँ पे n की वैल्यू -1 रखते हैं तो अपॉन में 0 हो जाएगा क्या ये, और ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो गई अनडिफाइंड, तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकती है -1। डिफरेंशिएशन में x की पावर डिक्रीज होती है और इंटीग्रेशन में x की पावर इंक्रीज होती है। मैं चेक करवा देता हूँ, जैसे dy dx ऑफ x क्यूब करें तो वो क्या होता है, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब करें तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर में +1 और जो पावर में आएगा वही अपॉन में आएगा +c, तो ये क्या आ गया x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस। तो देखो डिफरेंशिएशन में डिक्रीज हुई कि नहीं पावर, और इंटीग्रेशन में x की पावर इंक्रीज हो गई। समझ गए। अगला फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, a⁴ का इंटीग्रेशन, a⁴ का पहले डिफरेंशिएशन बताइए मुझे, a⁴ log a बेस c, मतलब डिफरेंशिएशन में log a का मल्टीप्लाई हो रहा था a⁴ से, और डिफरेंशिएशन में log a का क्या होगा डिवाइड, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोसेस है तो दोनों में a⁴ log a आता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आएगा
इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा। ये बड़ा अच्छा है, ये सबको बड़ा अच्छा लगता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इंटीग्रेशन e की पावर, और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी माइनस e की पावर माइनस x। 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस ही। साइन x का इंटीग्रेशन अगर माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा? देखो माइनस अपनी जगह और कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस। तो याद रखना साइन x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है? और इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, और कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। सेक स्क्वायर x का टेन x, सेक x टेन x का। जिसको याद है कि सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक x टेन x, तो वो समझ जाएगा सेक x टेन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक x। जिसको याद है कि कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x, कोसेक x कॉट x का माइनस कोसेक x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अच्छा, इसका ये डिफरेंशिएशन नहीं है क्या? तो अगर इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया कि नहीं है? साइन इनवर्स एक्स। ऐसे इन सब के आ गए, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स, माइनस लगा होगा तो कॉट इनवर्स एक्स, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स एक्स, और माइनस लगा होगा तो कोसेक इनवर्स एक्स। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये बताओ साइन एक्स और कॉस एक्स का तो है, इधर उसका कहाँ है? टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। तो वो चारों जो इंटीग्रेशन है ना, उनका बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला होता है। ऐसे वो डेरिवेटिव डायरेक्ट डेरिवेटिव वाले से नहीं आता है। जैसे इनवर्स वाले किसी का आ रहा है, इधर इंटीग्रेशन है किसी का इनवर्स का, ये सबके सबका इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है, ये सबका डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन होके जो आया उसका ये क्या है? इंटीग्रेशन। तुम्हें यहाँ कहीं भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नजर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो उनका मेथड होता है, फॉर्मूला नहीं होता है, वो मेथड आएगा। ठीक है। अब वो चार जो मैंने अभी छोड़े थे वो यही है क्या? वो चारों टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। इसका एक और लिख लेना, तीन। सबके दो दो फॉर्मूले हैं ना यहाँ पे, सबके दो दो हैं। टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कोसेक एक्स का लॉग टेन एक्स बाई टू, या माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, या लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आगे क्या लग जाएगा? माइनस। साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस। और लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का एक और है, लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है। तो यहां पर टू फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं फर्स्ट वाले यूज करूंगा। बुक में कभी फर्स्ट लगाएंगे कभी सेकंड, तो जब वो सेकंड लगाएंगे और मैं फर्स्ट लगाऊंगा तो आंसर मिसमैच होंगे, लेकिन गलत नहीं होंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है। और इनके ये अलग से क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव वाले तो ये रहे। ये कौन से फॉर्मूले? जो हर एक टर्म जो यहाँ पे लिखी है इसका सीधा डिफरेंशिएशन लेफ्ट वाला है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो, याद है आपको कि लॉग सेक एक्स का टेन एक्स है, याद है? नहीं है। तो लॉग सेक एक्स का करके देखो जरा।
log sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? ये तो चेन रूल से होगा ना। log sec x का क्या होगा? 1 अपॉन, और फिर sec x का sec x tan x। तो sec x से sec x कट के देखो tan x ही आया कि नहीं। ऐसे और भी तुम डेरिवेटिव चेक कर सकते हो। तो ये याद करने, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आए हैं इसलिए, और ये चारों उस कैटेगरी से अलग हैं। ये चारों की कैटेगरी अलग है बिल्कुल, ठीक है। tan x का log sin x, cot x का, सॉरी tan x का log sec x, cot x का log sin x, अगला sec x का log sec x प्लस tan x, और cosec x का log tan x बाई 2। या तो ये बुक में ये वाला लगेगा कभी कभी, ठीक है। आ गए समझ में? फॉर्मूले समझ आ गए? ठीक। वाले सब प्लस में होते हैं और कोसेक कॉट वाले सारे माइनस। नोट हो गए? ये वाले हो गए? देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सम स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। कुछ पर्टिकुलर ऐसे इंटीग्रल हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें काफ़ी सिमिलरिटी नज़र आ रही है। फॉर्मूले के अंदर बहुत सिमिलरिटी है। तो ये 10 फॉर्मूले का एक ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में। चैप्टर 7 के फॉर्मूले यूज़ होंगे 7 में भी, 8 में भी और 9 में भी। 7 चैप्टर में जो आप सीख के पढ़ के जाएंगे उसकी ज़रूरत 8 में और 9 में भी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए जरा इन फॉर्मूले को समझ लेते हैं पहले। देखो इनमें सबसे खास बात है कि रूट लगा है या नहीं लगा है, पहली बात। और दूसरी बात है वेरिएबल पहले है कांस्टेंट बाद में है, या कांस्टेंट पहले है और वेरिएबल बाद में। अगर वेरिएबल पहले होगा तो x आएगा, कांस्टेंट पहले होगा तो a आएगा। अगर x पहले आता है अलग फॉर्मूला है, x की जगह a आता है तो अलग फॉर्मूला है। वेरिएबल के आने से अलग फॉर्मूला बनता है, कांस्टेंट के आने से अलग बनता है। ये जो बातें मैंने बताई हैं इनके बेस पर अब ये फॉर्मूले आप देखिए। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन पहले आ रहा है, वेरिएबल या कांस्टेंट? फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल पहले आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस ये पूरी टर्म, लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस पूरी जो वैल्यू 1 अपॉन में लिखी है वही आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर ये माइनस की जगह क्या आया, प्लस, तो फॉर्मूला क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस ये पूरी टर्म। ऊपर उसमें माइनस था ना, देखो माइनस वाली टर्म ये आ गई, प्लस आता है तो प्लस वाली। अच्छा प्लस में एक चीज देख रहे हो, प्लस में वेरिएबल और कांस्टेंट के चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या ऑर्डर पर? तो प्लस का कितने फॉर्मूले, एक ही। और जब बीच में माइनस आता है तो उसके कितने फॉर्मूले, दो। उसमें भी वेरिएबल पहले है तो अलग, कांस्टेंट पहले है तो अलग। इतने समझ में आए? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर रूट नहीं है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कांस्टेंट तो ऐड करना ही है। इसमें अगर माइनस आ गया तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड्यूलस में a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। और इसमें अगर वेरिएबल पहले आ गया, यहाँ पे कौन पहले था और यहाँ पे कौन पहले, वेरिएबल पहले आ गया तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस। इसमें ऊपर क्या होता है, प्लस, नीचे क्या होता है, इसमें क्या है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। समझ आ गए? तीनों बिना रूट वाले हैं, ये विदाउट रूट है।
1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a log मॉड्यूलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, 1/x² माइनस a स्क्वायर का 1/2a log मॉड्यूलस x माइनस a अपॉन एक्स प्लस। ये अलग बिल्कुल याद कर लेना, इसका किसी से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1/a सेक इनवर्स x अपॉन ए। tan इनवर्स में भी 1/a आता है और सेक इनवर्स में भी 1/a आता है। ठीक है, ऐसा ही एक फॉर्मूला आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें 1 था यहाँ पे, तो वो सेक इनवर्स x का था। इनवर्स वाले लिखाए थे ना, अभी लिखे तो देखो ये वाला, इसमें यहाँ पे 1 है तो ये किसका फॉर्मूला है, सेक इनवर्स x का, और 1 की जगह a आ गया तो 1/a सेक इनवर्स x अपॉन। अब आते हैं ये 3 फॉर्मूले पे। ये 3 फॉर्मूले में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनका रेसिप्रोकल हो गया है कि नहीं। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 1/, में थे, यहाँ पे कहाँ आ गए, न्यूमरेटर में, इधर डिनोमिनेटर में थे। तो न्यूमरेटर वाले फॉर्मूले कैसे याद करोगे, जब √a² माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो 1/2x और ये पूरी टर्म आ गई प्लस 1/2a², और जब ये फॉर्मूला 1/, में था तो यहाँ पे क्या लिखा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स x अपॉन। अब सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, इसमें भी 1/2x, इसमें भी 1/2x, इसमें भी 1/2x। फिर जिसका फॉर्मूला है वो टर्म रूट में, जिसका फॉर्मूला है वो टर्म, जिसका फॉर्मूला है वो टर्म, है सिमेट्री। तीनों में 1/2a², फर्स्ट टर्म में 1/2x, सेकंड टर्म में 1/2a²। इसके बाद जब ये 1/, में होता है तो साइन इनवर्स x अपॉन है। जब ये 1/, में था तो फॉर्मूला वही आया है, log x प्लस √x² माइनस a², और जब ये 1/, में है तो फॉर्मूला log मॉड्यूलस x प्लस, देखो वही लिखा है, सिमेट्री बनी, 1/2x 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 1/2a², 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 ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म। यहाँ पे जो लिखे हैं जब ये 1/, में होते हैं ये वाले याद कर ही लोगे, तो वही इधर आ रहे हैं। बस x² माइनस a² वाले में बीच में क्या है, माइनस, बाकी दोनों में क्या है, प्लस। समझ गए क्या कहा, है? देख ही नहीं रहे थे, भूलोगे तो है ही, तभी तो तुमसे पूछा है, तुम देख रहे होते तो तुमसे पूछते ही नहीं। इन दोनों में यहाँ पे प्लस आ रहा है, पर x² माइनस a² जिसमें वेरिएबल पहले होता है उसमें फॉर्मूले में क्या होता है, बीच में माइनस। जो ये मैंने याद करने का पैटर्न बताया है वो समझ में आ गया क्या सभी को? कोई दिक्कत है तो तुम फिर से बता देना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नंबर 6 है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। मान लीजिए x के 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो आपको उनको इंटीग्रेशन कैसे करना है वो यहाँ पर बताया गया है। इसमें एक चीज़ और समझ लो ज़रा, जैसे इंटीग्रेशन में प्लस और माइनस अगर आएगा तो प्लस माइनस के लिए इंटीग्रेशन कैसे होगा और मल्टीप्लाई के लिए कैसे होगा। तो मैं ज़रा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर ये हो गया है तो मैं यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट अभी प्लस माइनस का भी यहाँ पे बताऊँगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक सेकंड हो जाएगा। तो पहले प्रोडक्ट फॉर्मूला सीख लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन आते हैं ना, f(x) and g(x) आर एनी 2 फंक्शन ऑफ x, देन फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस इंटीग्रल पूरे का होल इंटीग्रल dx। समझो मेरी बात को, इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, फिर इंटीग्रल आएगा एक होल इंटीग्रल, और उसके अंदर ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड।
अच्छा ये सेकंड का जो इंटीग्रल हुआ है तो इंटीग्रल के साथ dx आता है, और एक करली ब्रैकेट के बाहर भी dx लगा हुआ है। वो dx किसका है? जो इसका होल इंटीग्रल है, पूरे का जो इंटीग्रल है ये उसका है। फॉर्मूले को ऐसे भी समझ लें, फर्स्ट इंटू सेकेंड ऑफ इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और इसका होल dx। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल और उसका होल dx। अब यहां पर ये आइलेट लिखा हुआ है और इसके बारे में बताया गया है, ये क्यों, इसका रीजन क्या है ये बताओ। इनवर्स वाले किसी का भी इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, इनका इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता। अगर आप भूल रहे हैं तो मैं याद दिला देता हूं, मेरे पास डाटा सेव है यहां पर। क्या लेफ्ट की तरफ कहीं भी इनवर्स है? कोई भी इनवर्स का फॉर्मूला आपको बताया नहीं गया, इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। एक चीज और देखो, इधर कहीं log x है क्या? नहीं है ना। log x का डायरेक्ट इंटीग्रल का कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है। और इनवर्स जो होते हैं ना 6, कौन कौन से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह, उनका भी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। ये तो तुमको यहाँ पे दिखा दिया गया कि इनका इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी फर्स्ट इंटू सेकेंड का ये फॉर्मूला यूज होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड का इंटीग्रल कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं सेकेंड का। और कहीं आपने इनवर्स या लॉग को क्या ले लिया? सेकेंड। तो यहाँ पे इनवर्स साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स आएगा, और लॉग आएगा, लॉग आएगा। तो उनका इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ऐसे केसेस में इनवर्स और लॉग को हमेशा क्या मान लेंगे? फर्स्ट। अगर वो सेकंड प्लेस पर भी लिख कर आएंगे तो क्या मानेंगे? फर्स्ट। दूसरी बात, ऐसे और भी क्वेश्चंस जिनमें इंटीग्रेशन अगर सेकंड टर्म का डिफिकल्ट पड़ रहा है तो उसमें सेकंड टर्म को ऐसी सेकंड वैल्यू ऐसी नहीं लेनी है जिसके इंटीग्रेशन में दिक्कत है। जिसके इंटीग्रेशन में दिक्कत है उसको क्या लेना है? फिर फर्स्ट। फिर एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ये हमारी हेल्प करता है, आइलेट। आइलेट वर्ड हमारी ऐसे हेल्प करता है कि अगर आप कभी भी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस आइलेट वर्ड से हम ये पता कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, किसको फर्स्ट लेना है और किसको सेकंड लेना है, ये इससे पता चल जाएगा। देखो आई मतलब क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह, इनको हमेशा क्या रखना है? फर्स्ट। अगर लॉग एल फॉर लॉगरिथम, लॉग एक्स, लॉग वाई, ए फॉर एल्जेब्रिक, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब वगैरह, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉस एक्स, और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स, ए की पावर। इनके अलावा और कुछ होता भी नहीं है, मेन यही है। तो अब अगर x साइन एक्स क्वेश्चन आ रहा है तो आप किसे फर्स्ट लेंगे? ए एक्स एल्जेब्रिक हो जाएगा और टी ट्रिग्नोमेट्रिक कौन हो जाएगा? साइन एक्स। तो किसे फर्स्ट ले लेंगे? एल्जेब्रिक को, एक्स को, और सेकंड किसे ले लेंगे? साइन एक्स। मान लो एक क्वेश्चन आता है ई की पावर एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो ई की पावर एक्स कॉस इनवर्स एक्स आएगा तो कॉस इनवर्स को फर्स्ट लेंगे। इस स्पेलिंग में जो पहले आएगा वो फर्स्ट है और जो बाद में आएगा वो सेकंड है। मान लो क्वेश्चन आता है एक्स लॉग एक्स, तो एक्स एल्जेब्रिक में गया और लॉग एक्स एल में गया, एल पहले है ये बाद में, तो लॉग एक्स फर्स्ट हो जाएगा और एल्जेब्रिक सेकंड हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? इस स्पेलिंग के हिसाब से सीक्वेंस देख लिया करेंगे। और इस स्पेलिंग का भी एक और इजी वे बता रहा हूं कि यहाँ पे आई और एल पहले आ रहा है और ई हमेशा बाद में।
तो इन्वर्स और लॉग हमेशा क्या रहेंगे, फर्स्ट। वो दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, या तो क्वेश्चन में इन्वर्स ही आएगा या लॉग। तो इन्वर्स या लॉग में से कोई भी आता है तो आप उसको क्या लेंगे, फर्स्ट। और e की पावर x, a की पावर x वगैरह आएंगे तो उसको हमेशा क्या लेंगे, लास्ट, सेकंड। ठीक है, ये चीज मोटी मोटी याद रखना कि इन्वर्स और लॉग को फर्स्ट रखना है और e की पावर x, a की पावर x को सेकंड रखना है हमेशा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। मल्टीप्लाई वाला तो बता दिया। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर इंटीग्रेशन में कोई भी टू फंक्शन प्लस या माइनस में आ जाएंगे तो आप उनको कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो जैसे डिफरेंशिएशन का रूल होता था ना, अलग अलग डिफरेंशिएट करो, ऐसे ही इसमें क्या होगा, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे ही अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स का अलग हो जाएगा, फिर प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स का अलग हो जाएगा। इस तरह से सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाया करेंगे। ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या रह गया, डिवाइड। तो डिफरेंशिएशन में डिवाइड का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, इंटीग्रेशन में कोई डिवाइड का फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन में अगर कभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म आ भी जाती है तो अलग अलग मेथड यूज होते हैं जिससे वो सॉल्व होके इंटीग्रेट होता है। पर अगर आप सोचो कि क्वेश्चन लिखा है x अपॉन साइन एक्स और उसमें कोई डिवाइड का फॉर्मूला होगा तो इंटीग्रेशन में डिवाइड का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो सेकंड पार्ट है चैप्टर 7 का। पार्ट 1 में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा, अभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यहाँ पे समझ रहे हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन और इसका यूज कहाँ पर है, ये दो क्वेश्चन के आंसर हम लोग समझ लें। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जैसे अगर कोई भी एक फंक्शन है और वो किसी गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उस फंक्शन को इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट लगाकर लिखा जाएगा तो उसका आंसर इंडेफिनिट ना होकर डेफिनेट आंसर आएगा। तो ऐसे इंटीग्रल जिनके आंसर डेफिनेट आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में आते हैं, कांस्टेंट आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, जैसे ये इंटीग्रल में अगर हम यहाँ पर लिमिट लगाएं और फंक्शन लिख दें एफ एक्स डी एक्स, तो ये ए क्या है, इसकी लोअर लिमिट और बी क्या है, इसकी अपर लिमिट। और पढ़ेंगे कैसे इसको, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए लोअर लिमिट है, बी इसकी अपर लिमिट है। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल नहीं निकलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल का यूज कहाँ होता है, जब हमको कोई ऐसे कर्व दिए होते हैं जिनके नाम कंफर्म नहीं है या जिनका हम लोग डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे कर्व को हम लोग एक्सिस पर रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। और एक्सिस पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो कर्व कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब इसका जो एरिया है वो किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर फाइंड करना है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। फिजिक्स के बहुत सारे डेरिवेशन और यहाँ तक के केमिस्ट्री में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होता है। एरिया कर्व का निकालना है, वन कर्व का, अगर टू कर्व का भी एरिया निकालना है तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, हमको ये कोई ना कोई इंटरवल दे दिया जाता है, सपोज यहाँ पे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। अब अगर हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है और ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे a टू बी एफ एक्स डी एक्स।
लिमिट लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, और ये फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स एक्सिस से इसका एनक्लोज्ड एरिया आ जाता है इस कर्व का। ठीक है, ऐसे ही टू कर्व का एरिया निकालने का भी आगे हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज बहुत सारी जगह पे हो जाता है। कभी कोई ऐसा सम है बहुत लेंथी, तो कोई लॉन्ग वैल्यू में सम आ रहा है और उस सम को हम डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो सम हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, अगर जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स और इस फंक्शन का हमको इंटीग्रल पता है, मान लीजिए इसकी लैंग्वेज के हिसाब से ही चलता हूं, मान लो ये एफ डैश एक्स है और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है किसका, फंक्शन एफ एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और उसकी लिमिट ये लगा दी जाएगी ए से बी, इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, लिमिट लगा दी जाएगी। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो सॉल्व होके वैल्यू आएगी वो इसके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी, और इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसका एक एग्जाम्पल देख के मैं समझा देता हूं। जैसे कोई फंक्शन है 0 से π/2 और sin x dx है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और इसकी लिमिट 0 से कांस्टेंट माइनस साइन या कांस्टेंट लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं, तो cos x और लिमिट 0 से, अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो पहले क्या लगेगी, इसमें अपर लिमिट cos π/2 माइनस लोअर लिमिट cos 90 क्या होता है 0 और cos 0 क्या होता है 1, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये फंडामेंटल थ्योरम से डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर सकते। थ्योरम समझ में आ गई, क्या रूल है थ्योरम का, कि कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, इंटीग्रेशन करके जो भी लिमिट है वो लिमिट स्क्वायर ब्रैकेट से लगा दो, इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए x की जगह अपर लिमिट रख देंगे और फिर माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 90 0 cos 0 1, तो ये माइनस माइनस प्लस। ठीक, आ गया समझ में। लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होती हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान रखें, समझें, उनका ऑर्डर अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ प्रॉपर्टी के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, पर प्रॉपर्टी ध्यान रखो क्योंकि एनसीईआरटी बुक में अलग सीक्वेंस है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की और बुक में देखते हैं तो वहाँ पे सीक्वेंस कुछ और होता है, इस तरह से है। ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि हमको प्रॉपर्टी समझना है, और ये प्रॉपर्टी जिन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी उन क्वेश्चन में जहां पर प्रॉपर्टी लगेगी वहां प्रॉपर्टी को लिख भी देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का रूल क्या है कि अगर आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसकी अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हो, जैसे इसकी लिमिट है a टू b, और अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज किया, अपर को लोअर में ले आए और लोअर लिमिट को अपर में ले गए, तो ऐसा करने से डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम लिमिट की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें तो डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट, समझ गए। फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप लोअर को अपर या अपर को लोअर दोनों चेंज करते हो तो प्लस है
तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। यह है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की? प्रॉपर्टी सेकंड का रूल ये है कि जैसे कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट है a टू b और एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो आप उसमें x को रिप्लेस करके क्या रख सकते हो? y, और y को रिप्लेस करके क्या रख सकते हो? z या t। इट मीन्स कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो वेरिएबल x लेकर आंसर आ रहा होगा वही y या z या t लेकर भी आंसर आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप वेरिएबल हटाएंगे, जैसे x dx है, उसको आपने y dy या z dz या कोई और वेरिएबल लेके सॉल्व कर दिया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर सेम रहता है। यह है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। समझ में आई? तो लिमिट को इंटरचेंज करने से साइन चेंज होता है, ये प्रॉपर्टी वन है। वेरिएबल को चेंज करने से इसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर्टी टू है। और प्रॉपर्टी थ्री क्या है? प्रॉपर्टी थ्री है लिमिट को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। अगर हमको कभी किसी क्वेश्चन की जो लिमिट दी गई है उससे सॉल्व करके डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर नहीं मिल पा रहा है या सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग लिमिट को ब्रेक कर देते हैं टू या टू से ज़्यादा पार्ट में। तो जब लिमिट टू और मोर देन टू पार्ट में ब्रेक होती है तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी थ्री को यूज करते हैं। प्रॉपर्टी थ्री में क्या होता है कि जैसे a टू b के बीच में कोई वैल्यू c है, अगर कोई इंटरवल है a टू b और उसके बीच में एक वैल्यू c है, तो आप लिमिट को a से b की जगह क्या लिख सकते हैं? a टू c और c टू b। इस बात को ऐसे भी समझ लो। मान लो लिमिट है 0 से पाई और 0 से पाई के हिसाब से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है या वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम 0 से पाई के बीच में कोई भी इंटरवल लेके उसको लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। इसमें तुम्हें याद रखना है फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है तो एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? जैसे लिमिट दी है 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स, तो आप उसको 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 लिख सकते हो लिमिट में। जैसे कोई सवाल है 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप चाहें तो 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स और 3 से 4 लिख सकते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सभी को? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4। ये प्रॉपर्टी 2 पार्ट में है। प्रॉपर्टी नंबर 4 के 2 पार्ट है, ए और बी। प्रॉपर्टी ए में हम ये देख सकते हैं 4A में कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट है a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो उस x को हटाकर उसकी जगह पर आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रख सकते हैं, और ऐसा करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम। अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट दोनों गिवन है और अगर हम उसमें लोअर प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं, तो ऐसा करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? मैंने क्या किया इसमें? क्या किया है?
एक्स को हटा दिया, उसकी जगह लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, लोअर लिमिट ए प्लस अपर लिमिट बी माइनस एक्स। प्रॉपर्टी 4 का जो बी वाला है वो भी इसी से बना हुआ है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गई है 0। तो लोअर लिमिट अगर 0 हो जाएगी तो इसी प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट ए माइनस एक्स। तो 0 प्लस ए सॉल्व होके क्या आएगा, ए माइनस एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 4 का बी। प्रॉपर्टी 4b में ऐसे समझ लो कि अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट 0 है तो आप उसके x को हटाकर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हो। ये x हटा देंगे और इसकी जगह क्या रख देंगे, a माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 भी बहुत यूज होती है काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस प्रॉपर्टी को कब लगाना है इसका पता कैसे चलेगा, जब लोअर लिमिट क्या होगी 0, तो ये लग सकती है। प्रॉपर्टी 5 का भी पता लिमिट से चल जाएगा। अगर लिमिट माइनस ए से प्लस ए, मतलब लिमिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है, तो प्रॉपर्टी 5 लगाओ। लिमिट की वैल्यू तो सेम है लेकिन उनके साइन कैसे हैं, अपोजिट है, तो प्रॉपर्टी 5 लगाओ। प्रॉपर्टी 5 के लिए पहले फंक्शन चेक करवाया जाएगा कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। पहले चेक करोगे, अगर इवन फंक्शन होता है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और इसकी लोअर लिमिट को क्या कर दें 0, अपर लिमिट यही रहेगी। तो लिमिट हो जाएगी 0 से a एफ एक्स डी एक्स, माइनस a2 प्लस ए एफ एक्स डी एक्स है। सवाल क्वेश्चन ये है, आपने फंक्शन चेक किया वो क्या आया, इवन। इवन आएगा तो लिमिट में डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का, और उसकी लोअर लिमिट क्या कर दोगे 0। एक बार यहाँ पे देख लो कि फंक्शन कैसे चेक होगा, इवन फंक्शन। जैसे एफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स की पावर 4, तो इवन और ऑड दोनों के लिए ही एक्स की जगह क्या रखना होता है, माइनस एक्स। तो हम इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे और माइनस एक्स की पावर 4 प्लस हो जाएगा, माइनस की इवन पावर प्लस हो जाएगा। और ये x की पावर 4 किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स आती है तो वो क्या है, इवन फंक्शन। और अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आती है तो वो क्या है, ऑड फंक्शन। ये भी चेक करवा देते हैं, जैसे एफ एक्स की ये इवन चेक हो गया, ये ऑड। जैसे एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है, अब इसमें x की जगह क्या रखा, माइनस एक्स। तो माइनस यही रहेगा, एक्स क्यूब किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की नहीं है। तो यहां पर माइनस एक्स रखने पर सॉल्व होके क्या आया है, माइनस एफ एक्स। यहां पर क्या आया है, तो अगर माइनस एक्स रखने पर प्लस एफ एक्स आता है तो इवन, और माइनस एफ एक्स आता है तो ऑड। तो क्वेश्चन में फंक्शन चेक करवा लिया करेंगे। अगर वो इवन फंक्शन है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। और अगर वो ऑड फंक्शन आता है तो माइनस ए से प्लस ए वाले ऑड फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 0। क्या ये बात समझ पाए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो लिमिट को चेंज कर देती है, और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो लिमिट चेंज करे। कई बार क्वेश्चन की लिमिट बहुत बड़ी आ जाती है तो उसमें से 2 कॉमन लेके लिमिट हाफ हो जाती है। जैसे ये वाला जो फंक्शन है ना, वो कैसे आया है, 2a में से 2 कॉमन आ गया तो लिमिट क्या हो गई 0 से a। मान लो यहाँ पे पाई होता तो 2 कॉमन ले लेते तो लिमिट क्या होती 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 कर सकते हैं, पाई बाई 4 कर सकते हैं, लिमिट को हाफ कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, क्या
कि यहां पर x की जगह वही प्रॉपर्टी 4 वाला काम करेंगे। प्रॉपर्टी 4b में क्या होता है, x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स होता है। तो अगर हम यहां पर अपर लिमिट माइनस एक्स करें, 2a माइनस एक्स करें दोनों जगह और प्लस का आ गया तो लिमिट में से 2 कॉमन ले लोगे, और माइनस का आ गया तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या कर दोगे, 0। बात समझ में आई? समझो फिर से। हमने अपर लिमिट माइनस एक्स किया और फंक्शन आया प्लस एफ एक्स, वही का वही। तो इसमें लिमिट में से 2 कॉमन। अच्छा, ये वाले 2 में और इसमें क्या डिफरेंस है? ये 2 हमने मन से मल्टीप्लाई किया है और ये 2 लिमिट में से कॉमन आया है, तो लिमिट हो गई है इसकी हाफ। ये डिफरेंस है। और अगर माइनस एफ एक्स आता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हो गई डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ये प्रॉपर्टी और प्रॉपर क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी क्या की है, एक्सप्लेन की है। मैं हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा तो मैं समझा के कराऊंगा, तो प्रॉपर्टी समझ में आएंगी और वहां पे प्रॉपर्टी फिर लिखेंगे जो भी इंप्लीमेंट होगी वो। ठीक है।